मैं उमाकांत सैन जी कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। कल हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र के बारे में कुछ जानकारियां देखी थी। माहेश्वर सूत्र के माध्यम से कल हम लोगों ने प्रत्याहारों की गणना की थी। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था। और माहेश्वर सूत्र के माध्यम से कल हमने प्रत्याहारों की गणना करके आप लोग को बताया था कि किस तरीके से माहेश्वर सूत्र में अलग अलग वर्णों के बारे में बताया गया है, स्वर्ण वर्णों को व्यवस्थित किया गया है, व्यंजनों को व्यवस्थित किया गया है, अलग अलग प्रत्याहारों के माध्यम से अपनी बात को संक्षिप्त किया गया है। और अलग अलग माहेश्वर सूत्र के नाम है, जैसे 5 और 6 में आपका अंतस्थ वर्ण था, 7वें नंबर पे आपका पंचमाक्षर था, और आपका 13-14 में आपका उसमी स्वर था, और 1 से 4 तक आपका स्वर था। इस तरीके से कल हमने आपको माहेश्वर सूत्र के माध्यम से आपको गणना करना बताया था। अब मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा में स्पर्श व्यंजन भी होते हैं, स्पर्श वर्ण भी होते हैं। देखो दोस्तों, एक बात का याद रखना, एक शब्द होता है काद्योमावसाना। काद्योमावसानाम, संस्कृत में इसको काद्योमावसानाम कहा जाता है दोस्तों, और इसको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। कौन से वर्ण कहा जाता है दोस्तों? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25 होती है। ठीक है, 25 होती है। इसमें अगर कहा जाए कि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है कि काद्योमावसाना में आदि वर्ण कौन सा है, इसको आदि का मतलब होता है पहला वर्ण कौन सा है, तो पहला वर्ण कौन सा होगा हमारा? क्या होगा दोस्तों? दूसरा आपसे पूछा जाता है, अवसाद पूछा जाता है। अवसाद, इसका मतलब होता है बाद वाला वर्ण कौन सा है, तो बाद वाला वर्ण होगा हमारा कौन सा? म होता है। काद्योमावसाना वर्ण कहाँ से कहाँ तक होते हैं? कहाँ से प्रारंभ होते हैं? माँ तक चलते हैं दोस्तों। इनको कहा जाता है काद्योमावसाना वर्ण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कुछ जानकारी जो पेपर में आपसे पूछी जाती है। अब हम यहाँ पे प्रारंभ करेंगे संस्कृत भाषा के उच्चारण स्थान। संस्कृत भाषा में वर्ण को बोलने के लिए उनके कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। जो उच्चारण हम लोग करते हैं, कुछ वर्ण हम लोग जो बोलते हैं, उनके कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। अलग अलग स्थानों से वर्णों को बोला जाता है। जैसे कंठ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है, नासिका से बोला जाता है, और जिह्वा मूल से बोला जाता है दोस्तों। इस तरीके से कुछ उच्चारण स्थान होते हैं। आज हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का चैप्टर रहेगा उच्चारण स्थान। अब देखिए उच्चारण स्थान क्या है? जहां से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं दोस्तों, जहां से भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और वह उच्चारण जिस स्थान से निकलता है, वह उच्चारण हमारे मुंह से जिस स्थान से निकलता है, उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा उच्चारण स्थान, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, सामान्य भाषा में उच्चारण स्थान की संख्या 7 होती है दोस्तों। आपसे प्रश्न किया जाता है उच्चारण स्थानों की संख्या बताइए, तो उच्चारण स्थानों की संख्या होती है 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होता है, नासिका होता है दोस्तों, और दूसरा होता है जिह्वा मूल। अगला जो हमारा लास्ट होता है वो होता है जिह्वा मूल। इस तरीके से हमारे 7 जो होते हैं ये सामान्य उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों। अब देखिए, लेकिन पाणिनि जी के अनुसार एक क्वेश्चन किया जाता है कि पाणिनि मुनि के अनुसार, मुनि के अनुसार उच्चारण स्थान जो होते हैं वो 8 होते हैं। 8वां जो स्थान होता है उसको यहाँ पे उरस कहा जाता है दोस्तों। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाणिनि मुनि के अनुसार जो उच्चारण स्थान होते हैं वो 8 होते हैं दोस्तों। ठीक है, हमारा मेन रहेगा ये 7 उच्चारण स्थान। इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि कौन कौन से बोले जाते हैं और कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे कौन से वर्ण होते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे किया जाता है, ऐसे कौन से वर्ण होते हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण 2 जगह से होता है दोस्तों। 2 स्थानों से
दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण, दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्ण की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 10। कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। 10 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण दो स्थानों से होता है दोस्तों। सबसे पहला हमारा यह रहेगा, एक तो होता है ए, दूसरा होता है ओ। ठीक है दोस्तों, ए होता है, ओ होता है और औ होता है। ठीक है दोस्तों, ए होता है, ओ होता है, औ होता है दोस्तों, और हमारा होता है क्या? वाह होता है। ये जो उच्चारण होते हैं चार ये हो गए दोस्तों। अब हमारा रहेगा कौन सा? प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ण का पांचवा जो अक्षर होता है, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का, सॉरी यहाँ वर्ग लिखेंगे दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है मतलब पंचमाक्षर जो होता है उसका उच्चारण दो स्थानों से होता है। जब हम इसके बारे में बताएंगे आपको तब इसमें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस बात का याद रखना दो स्थानों से बोले जाने वाले वर्णों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है हमारी कितनी? 10 होती है। यहाँ पे ए और आई, देखिए 5 ये हो गए और प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग। इस तरीके से 5 वर्ग होते हैं। उन वर्गों के पांचवें जो पंचमाक्षर होता है उनका उच्चारण भी दो स्थानों से होता है। तो ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से अलग अलग वर्ग के बारे में जो पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपसे पूछा जाता है, देखिए हिंदी में आपने सभी ने पढ़ा होगा, हिंदी में आपने सभी ने पढ़ा होगा कि उच्चारण स्थान कहाँ से होते हैं, तो आपने बोला कंठ से होते हैं, कंठ से होते हैं, आपने बोल दिया कंठ से होते हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में इनको हिंदी में नहीं पूछा जाता है। संस्कृत भाषा में आपसे बोला जाएगा कि अकोह विसर्जनीयानम, अकोह विसर्जनीयानम। देखिए अकोह विसर्जनीयानम, ये जो अगर आपको लिखा आ गया अकोह विसर्जनीयानम, इसका मतलब ये है कि यह आपसे पूछ रहा है कि कंठ के माध्यम से, कंठ के माध्यम से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। अगर आपको संस्कृत में लिखा आ गया दोस्तों अकोह विसर्जनीयानम, अगर आपको लिखा आ गया अकोह विसर्जनीयानम वर्णः सन्ति, तो आपको आंसर होगा कि भाई आपसे पूछ रहा है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्णों को बताइए। अब देखिए हमने कल आपको बताया था उदित वर्ण। हमारे पास एक छोटी सी एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। इतना बड़ा सूत्र है, आपसे याद करने में परेशानी नहीं होगी सर कि कौन कौन से इसमें वर्ण होंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए हमने कल आपको बताया था कि उदित वर्ण क्या होते हैं। उदित वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? देखिए मैंने आपको बताया था उदित वर्ण, उदित वर्ण। देखिए कल हमने आपको बताया था का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग। देखिए दोस्तों ये होते हैं हमारे उदित वर्ण होते हैं दोस्तों। संस्कृत भाषा में इनके नीचे छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगी रहती है दोस्तों। संस्कृत में इनके नीचे अगर छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगी हुई है दोस्तों तो वो आपके उदित वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने लिखा है का में छोटू की मात्रा को या का में बड़ू की मात्रा को, इसका मतलब ये है यह आपसे का वर्ग के पांचों अक्षर के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है उदित वर्ण। अब देखिए अब इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको कहा था कि ये जो आ है ये अपने आप में दीर्घ है। अकोह विसर्जनीयानम मतलब कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे हम वर्गों को निकालते हैं। आ, ये चूंकि दीर्घ है इसके अंदर का आ भी आएगा और बड़ा आ भी आएगा। देखिए दो शब्द मिल गए अपन को। दूसरा क्या है, का में छुटू की मात्रा को, इसका मतलब क्या है, वो जो का में छुटू की मात्रा को जो मात्रा लगी हुई है इसका मतलब वह हमसे कु वर्ग के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, मतलब का वर्ग के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगला हमारी जो होगी वो होगा का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे हमारे,
का, खा, गा, घा, इंगा अक्षर। इस तरीके से 5 अक्षर हमारे आएंगे का वर्ग में, और आ और बड़ा आ भी आएगा दोस्तों। अब देखिए, और यहाँ भी फिर आ जाएगा, ये हा आएगा और ये का वर्ग आ जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसानी से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अगर आपको कहीं भी लिखा आ जाता है कि अको विसर्जनीयानम वर्णा अस्ति, इसमें कौन सा वर्ण है, और उसमें अगर 4 ऑप्शन में अगर आपको आ जाता है, तो आपको यह याद रखना है दोस्तों कि यहाँ जो आ लिखा हुआ है यह दीर्घ है। अगर यह दीर्घ है तो ये आ भी आएगा और बड़ा आ भी आएगा दोस्तों। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है का में छुटों की मात्रा को, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया उदित वर्ण। उदित वर्ण में अगर का में छुटों की मात्रा या बड़ों की मात्रा लगी हुई है, या चा में छुटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा लगी है, तो ये आपसे पूछ रहा है क्या, कि ये आपसे का वर्ग के पूरे अक्षर के बारे में बात कर रहा है। जैसे का, खा, गा, घा, चा, ठा, जा, झा, टा, टा, डा, ढा, ता, ता, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा। इस तरीके से आपसे सभी वर्ग के अक्षर के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। अब देखिए, तो यहाँ से ये शब्द जो बोले जाते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कंठ से कौन कौन से शब्द बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो कंठ के माध्यम से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो कौन कौन से वर्ण होते हैं? का वर्ग के सभी शब्द जो होते हैं, का वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं। आ और बड़ा आ भी कंठ से बोला जाता है दोस्तों, और जो हा होता है उसको भी कंठ से बोला जाता है। ये हमारा एक हो गया। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, दूसरा इसमें आता है दोस्तों इचुए सानाम। इचुए सानाम दूसरा हमारा संस्कृत में ये पूछा जाता है, इचुए सानाम। इचुए सानाम जो दोस्तों होता है यह हमारा तालु से बोले जाने वाला वर्ण होता है दोस्तों। याद रखिएगा, पहला सूत्र होता है अपह विसर्जनीयानम जो कंठ से बोला जाता है, और दूसरा होता है जो इचुए सानाम होता है, यह हमारा तालु से बोला जाता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, कौन कौन से वर्ण आएंगे, जरा उसी ट्रिक के माध्यम से इसका अपन निकाल कर देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए इसमें ई है, ई मैंने आपको बताया था यह अपने आप में दीर्घ होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ई है, इसका मतलब यहाँ पे ई भी आएगा और बड़ा ई भी आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ई आएगा और बड़ा ई भी आएगा दोस्तों। इसके बाद चा में छुटियों की मात्रा लगी है, इसका मतलब क्या है, यह चा वर्ग के वर्णों के बारे में बात कर रहा है। इसमें चा आएगा, छा आएगा, जा आएगा, झा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर या भी आएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपके लिए? तो ये सब वर्ण जो हमारे होते हैं, और इसमें हमारा शा भी आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? शुभ वाला सा आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? शुभ वाला सा आएगा, या बोल सकते हैं सा 70 वाला सा आएगा दोस्तों। देखिए इचुए सानाम, ये जो वर्ण होते हैं तालु से बोले जाते हैं। इचुए सानाम में जो हमारे शब्द आते हैं, ई हमारा दीर्घ है इसलिए इसमें ई आएगा और बड़ा ई आएगा। चा में छुटी की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये उदित वर्ण है। अगर यह उदित वर्ण है तो यह चा वर्ग के सभी वर्ण इसमें आएंगे जो कि 5 होते हैं। तो चा वर्ग पूरा आएगा, और या आएगा, यहाँ पे या लिखा है या आ जाएगा, यहाँ पे शा लिखा है शा आ जाएगा दोस्तों। ये वर्ण जो होते हैं ये तालु से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला हमारा क्या रहेगा, अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों वो हमारा रहेगा ऋटुर सानाम। ऋटुर सानाम दोस्तों, अब देखिए ऋटुर सानाम, ऋटुर सानाम जो वर्ण होते हैं दोस्तों, ये हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। कहाँ से बोले जाने वाले होते हैं? ये हमारे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों। अब देखिए इसको भी हम अलग करेंगे, इसमें से हमारा ऋषि का आ जाएगा बाहर, और टा में छुट्टी की मात्रा है, इसका मतलब इसमें टा वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे। इसमें रा लिखा हुआ है, यहाँ पे रा आ जाएगा, और यहाँ पे आपका सा षटकोण आ जाएगा। अब देखिए मूर्धा से जो वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं? ऋषि का है, टा वर्ग के सभी वर्ण होंगे, यहाँ पे रा लिखा हुआ है तो रा होगा, और सा षटकोण का है तो यहाँ पे शा होगा दोस्तों। ये सभी वर्ण जो होते हैं ये मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों।
तो हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा अकुह विसर्जनीयानम, जो कि कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है, और दूसरे है हमारा इचुएतानाम, ये जो हमारा तालु से बोले जाने वाला है, जिसमें हमारा ई आएगा, चा वर्ग के वर्ण आएंगे, या आएगा और शा आएगा दोस्तों। तीसरा हमारा है ऋटुरसानाम। ऋटुरसानाम जो होता है यह हमारा मूर्धा के द्वारा बोले जाने वाला वर्ण है दोस्तों, जो कि हमारे मूर्धा के द्वारा बोला जाता है। अगला हमारा जो आएगा वो आएगा ऋटुरसानाम। ऋटुरसानाम। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आ गया दोस्तों ऋटुरसानाम। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यह जो ला होता है यह अपने आप में दीर्घ नहीं होता है, इसलिए यह अकेला ही अक्षर यहाँ पे आएगा, क्योंकि यह दीर्घ नहीं होता है। ता में छुटू की मात्रा लगी है, इसका मतलब यहाँ पे ता वर्ग के सभी वर्ण आएंगे इसमें, ता, था, दा, धा, ना, ये सभी 5 वर्ण जो होते हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। और इसमें आएगा हमारा ला आएगा, इसमें हमारा सा सड़क का आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें ला आएगा, ता वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, और ला आएगा और शा आएगा, सा सड़क वाला सा आएगा दोस्तों। ये वर्ण जो होते हैं ये हमारे दंत से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये हमारे दंतः वर्ण होते हैं जो कि दंत के द्वारा बोले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका हा आ जाता है, यहाँ पे तालु के द्वारा सा संयम वाला सा आ जाता है, सा चक्र वाला सा आ जाता है, मूर्धा के द्वारा सा षटकोण का सा बोला जाता है, और दंत के द्वारा सा सड़क वाला सा बोला जाता है दोस्तों। ये अंतर होता है सा और सा में। इसको कंफ्यूज करने के लिए आपसे पेपर में जानबूझ के पूछा जाता है कि सा चक्र वाला सा जो होता है वह किस स्थान से बोला जाता है दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारा तालु के माध्यम से बोला जाता है, इसका स्थान क्या होता है? तालु होता है। ये संस्कृत में इसी तरीके से पूछे जाते हैं, बस इनको पहचान करने की ये तरीका होता है कि आप इसी में से इसकी पहचान कर सकते हैं और वर्णों को अलग अलग करके इनका उच्चारण स्थान निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई और परेशानी हो रही होगी। अब देखिए अगला हमारा क्या रहेगा, अगला हमारा रहेगा उपध्यानीयानम। अगला हमारा रहेगा जो 5वां उप ध्यायामानियानम। अब देखिए दोस्तों, उपध्यानीयानम, उपध्यामानियानम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो हमारा ऊ है ये अपने आप में दीर्घ है, इसलिए इसमें छोटा ऊ भी आएगा और इसमें बड़ा ऊ भी आएगा दोस्तों। ये इसमें छोटा ऊ भी आएगा और इसमें बड़ा ऊ भी आएगा दोस्तों। और यहाँ पे पा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, इसलिए इसमें पा वर्ग के सभी वर्ण आएंगे, जैसे पा, हा, वा, भा, मा। इस तरीके से जो 5 वर्ण होते हैं वह पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, वह सभी वर्ण हमारे इसमें आएंगे। और ये जो बोले जाते हैं दोस्तों ये हमारे ओष्ठव से बोले जाते हैं, ये हमारे ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठव वर्ण कहा जाता है। संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? उपध्यानीमानम। उपध्यानीमानम जो वर्ण होते हैं वो हमारे ओष्ठव के माध्यम से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं दोस्तों। इसमें हमारा ऊ आता है, इस ऊ के माध्यम से ऊ निकाला और बड़ा ऊ निकाला क्योंकि यह दीर्घ होता है, और पा वर्ग निकाला। अब देखिए दोस्तों, पा वर्ग निकाल लिया, अब आपको इसमें दिख रहा होगा क्या? उपध्य यमान, या इसको बोल सकते हैं उपध्यमानियम। मानिए ये जो वर्ण होते हैं दोस्तों, ये हमारे वर्ण जो होते हैं इनके बारे में आपने देखा होगा, ये जो वर्ण होते हैं आपने कई बार आपने देखा होगा पा और फा। संस्कृत भाषा में जो आपके पा होते हैं, जो आपके फा होते हैं, इन वर्ण का उच्चारण कुछ इस तरीके से भी होता है। कहीं कहीं आपको इस तरीके का साइन बना आता है, इस तरीके के चिन्ह बने आते हैं। इन चिन्ह का मतलब क्या है?
अगर ये कहीं भी चिन्ह बने आ रहे हैं, इसका मतलब यह वर्ण आपके ओष्ठ के माध्यम से बोले जा रहे हैं, मतलब आपके होंठ के माध्यम से बोले जा रहे हैं दोस्तों। इनको आप उपपद्यान यानम शब्द बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसमें कोई आपको असुविधा तो नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला हमारा जो वर्ण आएगा छठवा, छठवां जो हमारा वर्ण आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारा अक्षर का पंचम अक्षर जो हमारा होता है। कौन कौन सा होता है? इंगा अक्षर होता है, इंगा अक्षर होता है, और हमारा इसमें णा होता है, और ना में आपकी मात्रा होती है ना। ये जो हमारा वर्ण होता है, देखिए ये आपका वर्ण का पांचवा अक्षर है, ये आपका वर्ण का पांचवा अक्षर है, ये आपका वर्ण का पांचवा अक्षर है, और ये आपका वर्ण का पांचवा अक्षर है। ये जो वर्ण होते हैं ये आपसे बोले जाते हैं दोस्तों, नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जाता है जो कि आपसे नासिका के माध्यम से बोले जाते हैं, मतलब नाक के द्वारा इनका स्वर निकलता है। आप बोले इंगा अक्षर, जब आप इंगा अक्षर बोलते हैं तब नाक से ध्वनि निकलती है। आप बोलेंगे या पंजिका, आने आने नाचका, ना बोलेंगे ना बोलेंगे। जब आप इस तरीके से अक्षर बोलते हैं, या आप माँ बोलते हैं, या आप इसमें माँ बोलते हैं। माँ नाम नासिकाचा। लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है दोस्तों, इस बात पे ध्यान ना दें। ठीक है। देखिए, ये हमारे पांच अक्षर होते हैं जो कि हमारे पंचमाक्षर होते हैं किसी भी वर्ण के। जब आप का करेंगे, का वर्ग, का खा गा घा इंगा, ये आपका इंगा है। चाचा जाजाना, ये है। पापा बाबामा, ये है। टाटा दादाना, ये है। इस तरीके से आपके पांचवा जो अक्षर होता है वह सभी नासिका के माध्यम से बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो भी आपको समझ में ना आए तो आपको दोबारा यहाँ से आपको बताया जाएगा दोस्तों। अब देखिए, सातवां जो होता है ये होता है इदई तऊ। कौन सा होता है दोस्तों? इदई तऊ। सातवां जो होता है दोस्तों ये होता है इदऊ तऊ, और ये जो बोला जाता है ये कंठ तालु से बोला जाता है। यह दो स्थानों से बोला जाता है, कंठ से और तालु से, दोनों से मिलाकर ये दो अक्षर बोले जाते हैं। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो आता है ए, और दूसरा आता है बड़ा ए। जब मैंने आपको उच्चारण स्थान सबसे पहले शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ण बताइए, ऐसे वर्ण की संख्या बताइए जो जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। तब मैंने आपको लिखवाया था ए और आई लिखवाया था। अब देखिए आप यहाँ पर इदई तऊ, इसका ये सूत्र होता है, ये कंठ और तालु दोनों जगह से मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए और औ कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे पूछेगा, आपको यहाँ पे बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा अपना रहेगा ओ दौतऊ। आठवां जो रहेगा ओ दऊ तऊ। ये संस्कृत का सूत्र होता है, और ये जो बोला जाता है दोस्तों ये कंठ ओष्ठ के द्वारा बोला जाता है। कंठ ओष्ठम के द्वारा बोला जाता है, मतलब ये कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है। और ये वर्ण कौन कौन से होते हैं? ओ होता है और औ होता है। कौन कौन से होते हैं? ओ होता है और औ होता है। दो वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोले जाते हैं। यह भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था, उस गिनती में शामिल था जो मैंने आपको बताया था। ऐसे वर्ण के नाम बताइए, ऐसे वर्ण की संख्या बताइए जिनका उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। तो ये हमारे ओ और औ जो होते हैं ये हमारे कंठ और ओठ के माध्यम से बोले जाते हैं दोस्तों। तो दो यहाँ पे हो गए ए और औ जो कंठ और तालु के माध्यम से बोले जाते हैं, और हमारा ओ और औ जो है ये कंठ और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे कुछ उच्चारण स्थान हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है वकारस्य। अगला हमारा जो सूत्र होगा वो होगा हमारा वकारस्य।
वकारस्य। वकारस्य जो हमारा ओष्ठ होगा उसमें हमारा जो व वजन का होता है वह इसमें बोला जाता है दोस्तों। अब देखिए वकारस्य जो बोला जाता है यह हमारा बोला जाएगा कहाँ से, दंत ओष्ठ से बोला जाएगा, दंत ओष्ठम। देखिए दांत और ओंठ के माध्यम से, दांत और ओंठ के माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं, दांत और होंठ के माध्यम से जो वर्ण बोले जाते हैं वह वर्ण हमारा कौन सा है, वह वजन का है। ठीक है दोस्तों, वह बद्री का नहीं है, वह वजन का है। इसको विशेष तरीके से याद रखिएगा। यह जो वर्ण होते हैं यह हमारा दंत और ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, जिसे बोला जाता है वकारस्य। क्या बोला जाता है दोस्तों, वकारस्य बोला जाता है दोस्तों। अगला हमारा रहेगा जिह्वा मूलस्य। जिह्वा मूलस्य वर्णा, जिह्वा मूलस्य वर्णा जो होते हैं जिनमें अर्ध विसर्ग के चिन्ह लगे होते हैं, जिनमें अर्ध विसर्ग के चिन्ह लगे होते हैं वह होते हैं जिह्वा मूलस्य वर्ण होते हैं। जैसे कि ऐसे जो वर्ण लगे होते हैं का में और खा में, वो जो वर्ण होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, जिह्वा मूलस्य होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, ये जिह्वा मूलस्य होते हैं जो हमारी जीभ के माध्यम से बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, का खा यह जो हमारी जीभ के माध्यम से बोले जाते हैं। और कुछ होते हैं दोस्तों नासिका अनुस्वर। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए हमारे कौन से वर्ण होते हैं, नासिका अनुस्वर होता है। संस्कृत भाषा में अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं तो भी ये सही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नासिका अनुस्वर के द्वारा जो बोले जाते हैं वो वर्ण होता है अमंगुल का। जब आप कहीं भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इस वर्ण का प्रयोग करते हैं अंग, तो वो आपके नाक के द्वारा एक मूल, नाक के द्वारा एक स्वर निकलता है जिसे नासिका अनुस्वर वर्ण कहा जाता है दोस्तों। तो देखिए ये हमारे कुछ वर्ण होते हैं, ये जो नाक से बोला जाता है, ये हमारे कुछ उच्चारण स्थान होते हैं दोस्तों, जो कि संस्कृत भाषा में इन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी वर्ण अगर बोले जाते हैं तो उनके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था अपह विसर्जनीयानाम, दूसरा मैंने आपको बताया था इच्वेशानाम, लिटरसानाम। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको कई प्रकार के मैंने आपको उच्चारण स्थान बताए हुए हैं और सभी के माध्यम से मैंने आपको बताया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और इनको देखिएगा कि यहाँ पे आपका, जहाँ पे आपको समझ में ना आए एक बार आप दोबारा पूछे, आपको बताया जाएगा। क्या है, संस्कृत के माध्यम से पढ़ना आपको थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन करते करते अभ्यासरत जड़मति हो तो सुजान, इस तरीके से आप उनको अभ्यास करिएगा तभी आपका आपकी बुद्धि में सेट होगा। क्योंकि जो चीज आपने कभी नहीं पढ़ी उसको आप जब नए सिरे से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन वह चीज आपसे दूर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इस पर प्रयास करिएगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से एक अच्छी पहल है। ठीक है, इसमें आपके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, जय बागे दोस्तों।